हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 सिविक्स चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स और पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने 3 एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, यूएसए और कोसोवा उनकी एग्जाम्पल्स को समझा था। और आज हम करेंगे कि व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हमें राइट्स की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राइट्स हैं ये हमें ज़्यादा मिलते भी डेमोक्रेसी में ही हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो लोग पावर्स में आते हैं, जिन लोगों की ज़्यादा पावर्स में, फॉर एग्जांपल जो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं या जो रूलर्स होते हैं, तो उनको डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं। तो जो भी रूलर होगा वो जब लोग इलेक्ट करेंगे तो उनको लगेगा कि भाई यहाँ पे आप लोगों की बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेन्योर उनको दोबारा लोगों के पास जाना है, और जब दोबारा लोगों के पास जाना होगा तब लोग उन्हें उनके काम के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर वोट देंगे। ठीक है। अब राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी सिचुएशन। अब डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, पहली चीज इलेक्शंस में, और इलेक्शंस के बाद कोई भी गवर्नमेंट बनती है, और नेसेसरी सिटीजन शुड हैव अ राइट टू, और ये जरूरी हो जाता है कि लोगों को राइट हो किसके लिए, एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, अपनी अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए लोगों को राइट्स हो। दूसरी चीज पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के लिए, फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। अब अपने अपने एक्सप्रेस ओपिनियन में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक गांव है, वहां पे कोई स्कूल नहीं है, तो अब कोई स्कूल नहीं है, उनके बच्चे एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे उन लोगों के पास क्या है, वो लोग अपनी ओपिनियन के, अपनी वो जो डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट्स के पास रख सकते हैं। और गवर्नमेंट जब सुनेगी, गवर्नमेंट के पास डिमांड्स रखेंगे और गवर्नमेंट से वो अपने स्कूल की डिमांड करेंगे ताकि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी एजुकेशन ले सकें। या फिर कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे कहीं पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो उस करप्शन के लिए लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे इंटरवीन करे और वहाँ पे उस सिस्टम को जो है वो तो ठीक करे। तो इस तरीके से लोगों को जो है वो एक्सप्रेस करने का राइट होता है। फिर दूसरा आ जाता है फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो आपके पास या इसमें तो या इसमें जाने का है। बट अगर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा होंगी उतना कंपटीशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा तो उतने जो लोग हैं, जो रूलर्स हैं या लीडर्स हैं, वो डेमोक्रेसी में लोगों के इंटरेस्ट का ज़्यादा इंटरेस्ट में काम करेंगे। ठीक है। फिर आ जाता है कि राइट प्रोटेक्ट माइनॉरिटी। राइट जो हैं वो माइनॉरिटीज को बचाते हैं, माइनॉरिटी के राइट्स को, और फिर गारंटी देते हैं कि जो भी काम, यानी अगर कोई सिटीजन्स के साथ कहीं पे गलत होगा, अगर सिटीजन्स के राइट्स उसको अच्छे से नहीं मिलेंगे, तो हमारे पास क्या होता है, लेजिस्लेचर, उसके बाद वहाँ पे लॉ मेकिंग बॉडी होती है, तो उसमें भी सारे के सारे लोग होंगे। तो जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होंगे तो डिफरेंट लोग वहाँ पे होंगे, तो वो भी अपनी बात रखेंगे। फिर हमारे पास एग्जीक्यूटिव भी तो होता है, बट जुडिशरी, अगर कोई भी किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो डायरेक्टली जुडिशरी को अप्रोच करेगा, और जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही जुडिशरी जो है वो अपना काम करती है। फिर अच्छा, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे ना, मतलब वर्ल्ड डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब डेमोक्रेटिक में राइट्स कैसे होता है। अब डेमोक्रेसी डिफरेंट, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज डेमोक्रेटिक है, तो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 6 फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है 6 फंडामेंटल राइट्स। पहला राइट टू इक्वलिटी। क्या, राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट अ गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वली बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब क्या है, सारे के सारे बिफोर द लॉ, इक्वलिटी है बिफोर द लॉ, सारे के सारे लोग इक्वल हैं, यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ वी ऑल आर क्या, इक्वल। कोई भी अनइक्वलिटी नहीं होगी।
दूसरे नंबर पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, और लॉ जो देगा इक्वल प्रोटेक्शन देगा किसको, ऑल सिटीजन्स को, जितने अलग अलग तरह के लोगों के, क्योंकि डाइवर्स पॉपुलेशन है। अब इंडिया में डाइवर्स पॉपुलेशन है, एज यू नो कि इंडिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा रिलीजन्स के मानने वाले, सबसे ज़्यादा कल्चर्स के मानने वाले, सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस के बोलने वाले लोग रहते हैं। बट हम सब लोगों को ना एक जो चीज़ करती है, हम सब लोगों को यूनाइट जो चीज़ करती है वो क्या है, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी आप देखोगे तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजंस ऐसे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लॉज ऐसे हैं कि जो हम सबको क्या कर देते हैं, यूनाइट कर देते हैं। और फिर ये जो मैं बात कर रहा था कि दूसरी चीज प्रिवेंट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस ग्राउंड्स, डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, अब भेदभाव नहीं होगा। अब कैसे, पहली जो सोसाइटी थी, पहले बहुत पहले आपको पता है डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। आप देखोगे अंग्रेज़ों के टाइम पे साउथ अफ्रीका में वाइट और ब्लैक वो अपार्थाइड सिस्टम चला करता था, या फिर अलग अलग तरह पे जहाँ भी कॉलोनीज बनी तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन या इस तरीके की सिचुएशंस चली, तो वो डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर डिड एवरीबॉडी इक्वल इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, फिर क्या, हर एक बंदे को इक्वलिटी दी जाएगी किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में। अच्छा, ये इक्वलिटी, और इसके साथ साथ अबॉलिश किया जाएगा अनटचेबिलिटी को, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाएगा, कोई भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस नहीं होगी। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, और इन प्रैक्टिकल लाइफ इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर अफेयर्स बाय अदर्स, बी इन द इंडिविजुअल और द गवर्नमेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन हैव द राइट टू। अब देखो हमारे ना सीधा आपको समझना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, और दूसरा कि हमें कौन कौन सी फ्रीडम जो है वो आपको याद रखनी है, हमें देता है कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम। बट आप फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है कि मैं एक बंदा रोड से जा रहा है, ठीक है, अब रोड से जा रहा है तो अब एक वहाँ पे शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर क्या कर रहा है कि वो अपनी दुकान पे ना आराम से बैठा हुआ सामान दे रहा है लोगों को, उनसे बात कर रहा है। तो अब मैं जा रहा हूँ रोड से, तो मैं उसकी दुकान के आगे खड़ा होके इतना ज़ोर से आवाज़ें लगाऊंगा, म्यूज़िक लगाऊंगा, तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, या इतना ज़ोर से बोलने शुरू हो जाऊँगा, मैं बोलूँगा यार मैं तो अपनी बातें रख रहा हूँ, तो ये, लेकिन वहाँ नहीं, आप अपनी फ्रीडम एंजॉय, मतलब मैं अपनी फ्रीडम तो एंजॉय कर रहा हूँ ना वहाँ पे, बट दूसरे की जो फ्रीडम है उसकी भी तो फ्रीडम है पीसफुल हो, तो उसको भी क्या भी ख्याल रखना। मतलब फॉर एग्जांपल वहाँ अपनी फ्रीडम भी एंजॉय करनी, बट दूसरे की फ्रीडम, अब लिमिटेशंस जो हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ होती हैं, तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है। असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, तो पीसफुल मैनर से असेंबल होना, मतलब असेंबल मीन्स इकट्ठे होना, पीस इन अ पीसफुल मैनर, ठीक है। फिर दूसरा होता है फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, यूनियंस और एसोसिएशंस बना सकते हैं। उसके बाद मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री विदाउट एनी वीज़ा, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली जा सकते हैं, और रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड उसके बाद किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में जो है हम रह सकते हैं, वहाँ ठहर सकते हैं। और तीसरा प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी ऑन द ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, और कोई भी प्रोफेशन जो है वो क्या कर सकते हैं उसमें पार्ट, मतलब कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहता है, कोई भी किसी भी प्रोफेशन में कोई काम करना चाहता है, तो वो उसके लिए फ्री है, ठीक है। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, वंस द राइट टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी इज ग्रांटेड, इट फ्लोज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉयटेड। तो अब क्या होता है कि एक्सप्लॉयटेशन में आता है कि वंस द राइट टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी इज ग्रांटेड, जब एक बार राइट लिबर्टी का और इक्वालिटी का दे दिया जाए, फिर इट फॉलोज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट नॉट टू एक्सप्लॉइट। अब किसी भी बंदे का राइट जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं होगा। अब एक्सप्लॉइट कैसे होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थ्रू आउट इट वाज नेसेसरी टू राइट डाउन सर्टेन क्लियर प्रोविजन टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब क्या एक्सप्लॉइटेशन में क्या है, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, फॉर एग्जांपल कि जो
14 ईयर से कम का बच्चा कोई भी वो किसी हार्मफुल इंडस्ट्रीज वगैरह में काम नहीं कर पाएगा, या फिर चाइल्ड लेबर हो गया या फिर फोर्स लेबर तरीके से हो गया, तो वो सारी की सारी चीज़ें राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आती है। अब एक क्वेश्चन आपका रेज होता होगा कि सर आपने इसमें आर्टिकल नहीं लिखवा रहे। अब देखो यार, असल में है क्या कि आपके अकॉर्डिंगली ना सिविक्स में जितना ही चैप्टर दिया हुआ है ना, उसमें सारे के सारे इसमें आर्टिकल, ईच एंड एवरी आर्टिकल याद रखने की मुझे लगता है कहीं पे ज़रूरत नहीं, और ना तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जितना उन्होंने दिया हुआ है ना उतना बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो ऑलरेडी 3 एग्जाम्पल्स जो ने हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी वो सारी दी हुई है। इसके अलावा ना राइट्स दिए हुए हैं और इन शॉर्ट दिए हुए हैं, और इन शॉर्ट ही बताने हैं, ठीक है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन एंड ही और शी बिलीव्स इन। तो कोई भी बंदा किसी भी रिलीजन पे जिस पे वो यकीन रखता है वो अपने रिलीजन को मान सकता है फ्रीली, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चला सकता है और अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपके पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसमें आता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैज़ अ राइट टू कंजर्व इट। तो हर एक सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है वो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर या डिफरेंट एरिया से हो तो वो अपने कल्चर को क्या कर सकता है, अपने कल्चर को कंजर्व कर सकता है। फिर एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट आर रिसीविंग गवर्नमेंट एड कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन एंड द लैंग्वेज। तो अब क्या है कि एडमिशन टू एनी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मेंटेन बाय गवर्नमेंट आर रिसीविंग गवर्नमेंट एड कैन नॉट बी कंट्रोल। तो अब किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी सेक्शन के किसी भी सिटीजन को जो है वो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। ऑल माइनॉरिटीज हैव अ राइट टू एस्टेब्लिश। अब जितनी माइनॉरिटीज हैं उन सबको अपने क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपनी खोलने का अधिकार है। वो अपने इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स में एक मेन आर्टिकल आ जाता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला आ जाता है। अब देखोगे आप तो इसमें क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है राइट इन एग्रीव्ड इंडिविजुअल टू रिसोर्सेज ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ दिस बेसिक राइट्स। इट इज नोन फॉर द राइट टू हैव वंस फंडामेंटल राइट प्रिजर्व्ड विच इज फंडामेंटल राइट। देखो अब आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 32 एस्टेब्लिश करता है फंडामेंटल राइट्स को। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 32 हमें इस बात की परमिट करता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स प्रिजर्व रखने के लिए रखने हैं, अब किसी के फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होंगे तो वो डायरेक्टली कोर्ट जाएगा और अपने फंडामेंटल राइट्स, अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आई कैन गो कोर्ट। तो जब मैं कोर्ट जाऊँगा तो अकॉर्डिंग टू मैं जो हवाला दूंगा 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें क्या कि हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको बचाने का, उनके तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो ख्याल रखने की जो है वो बात की गई होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो वो आता है हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। इन राइट्स को हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास जो ये राइट्स हैं, राइट टू सीक द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज कलेक्टेड ऑन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूट रेमेडीज। दिस इज सेल्फ फंडामेंटल राइट विच मेक्स द राइट टू अफेक्ट। देखो हमारे पास आर्टिकल 32 जो है ना, आर्टिकल 32 है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का। अब हमारे पास जो ये फंडामेंटल राइट में आता है, यानी आर्टिकल 32 इटसेल्फ एज अ फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट है, बट आल्सो क्या कर रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को के तहफ़्फ़ुज़ की बात भी कर रहा है, उनके बचाने की, और कहीं पे फंडामेंटल राइट की वायलेशन ना हो वो बात भी यही आर्टिकल करता है, ठीक है।
Fundamental rights are granted against the actions of the legislatures, executive, and any other authority instituted by the government. There can be no law or action that violate the fundamental right. तो कोई भी law, कोई भी यानी कोई भी जगह हमारे fundamental rights को violate नहीं कर सकती. अब किसी भी सिटीजन का जब फंडामेंटल राइट्स का मतलब हो गया बुनियादी हक, जो आर्टिकल आप देखो आर्टिकल 14 to 80 राइट टू इक्वालिटी, फिर उसके बाद आ जाते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन और एजुकेशनल राइट्स. उसके बाद आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फिर आ जाता राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो वो सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. और फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट होंगे तो उन्हीं फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 32 क्या करता है, इस वायलेशन को कम करता है. इस वायलेशन के अगेंस्ट आप कोर्ट जा सकते हो, किसका, आर्टिकल 32 परमिट करता है. समझ आई. फिर आता है स्कोप ऑफ राइट. तो फंडामेंटल राइट्स आर द सोर्सेज ऑफ ऑल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स हमारे पास सोर्सेज हैं सभी राइट्स का. फिर our constitution and law offer a wider range of rights over the years of the scope of right has expanded. Various other rights are right to freedom of press, right to information, right to education. तो अब ये सारे के सारे राइट्स भी हमारे मेन राइट्स हैं जो किसी भी सिटीजन्स के होते हैं. नो स्कूल एजुकेशन हैज़ बिकम अ राइट फॉर इंडियन सिटीजन्स. तो लाइक आप देखोगे कहा जाता है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो 14 ईयर्स ऑफ एज तक, या उसको आज की डेट में जो है वो फ्री एजुकेशन है. फ्री एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, यूनिफॉर्म गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बुक्स वगैरह जो है वो सारे के सारा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और फी भी वो नॉर्मल होती है. ठीक है. फिर नो स्कूल एजुकेशन. अच्छा, फिर गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन 14 ईयर्स ऑफ एज अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज. गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, प्रोवाइड करने के लिए व्हाट, फ्री एजुकेशन. ठीक है. फिर आता है हमारे पास राइट टू लाइफ. तो सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ विच इंक्लूड द राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, क्लीन वाटर, लाइवलीहुड वगैरह. तो ये सारे का सारा भी हमारा राइट है. फॉर एग्जाम्पल हाँ सभी सिटीजन्स का वो भी राइट है. राइट किस चीज़ का, फूड का, शेल्टर का, क्लीन वाटर का, क्लीन इन्वायरमेंट का. तो ये सारे का सारा राइट टू लाइफ में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक. फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कुछ और राइट्स जिनमें मे नॉट बी फंडामेंटल राइट्स नहीं होते बट मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं. जिसमें आता है हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी इज ना. अच्छा देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, पहले बता दूँ ना, राइट टू ना आप देखोगे अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना होगा तो आप क्या पढ़ोगे, अकॉर्डिंग क्लास 9 आपको तो सारे आर्टिकल याद नहीं रखने हैं, बट अगर करोगे भी तो उसमें आर्टिकल 32 31 जो है ना, ये पहले होता था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी. तो ये फिर डिलीट हो गया. क्या हो गया, रिपील्ड, डिलीटेड, कुछ भी कहो. तो कुल मिला के ये खत्म है. ठीक है, ये अब नहीं है. ठीक है, ये थे सारे आपके राइट्स. ये था आपका चैप्टर, ये आपका हो गया कंप्लीट. इसमें अभी इसके मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, और अगर इसमें कहीं पे आपको समझ नहीं आई होगी या कोई डाउट होगा तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. फर्दर अगर इससे ज़्यादा मोर डिटेल में आपको पढ़ना है तो NCERT बेसिकली इतना ही उस पर भी है, बट और ज़्यादा अच्छे से आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो. और इसको रिवाइज़ कीजिएगा 1-2 बार और अच्छे से तैयार कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा और बार बार मेहनत कीजिएगा. थैंक यू.